हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ के सामर्थ्य की कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य क्या होती है। चलिए, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य। अब परावैद्युत सामर्थ्य होती क्या है? तो जिन बच्चों ने परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, उनका ध्रुवण क्या होता है और ध्रुवित आवेश क्या होता है, अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी इस मामले में। बेटा परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ वास्तव में तो विद्युत अचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अचालक होते हैं। और इनके जो अणु होते हैं तो उन अणुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और धनावेशित जो नाभिक होता है वो एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं नाभिक से पास वाली कक्षाओं में होते हैं। ज्यादा दूर वाली कक्षाओं में होने से क्या होगा? आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं उनमें नाभिक मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन उसके बहुत पास रहते हैं, यानी कि प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। ये क्या है? ये बेटा है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत पदार्थ का परमाणु हमने मान लिया। किसी परावैद्युत पदार्थ का परमाणु, जैसे कागज हो सकता है और भी बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया कि ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक रहा, नाभिक धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बहुत पास रहते हैं, मतलब पास वाली कक्षाओं में रहते हैं। इनके बीच प्रबल आकर्षण बल रहता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसी परावैद्युत पदार्थ को हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। जैसे ये हमने दो प्लेटें बनाई, इसको हमने बेटा प्लस आवेश दे दिया, इसको हमने प्लस आवेश दे दिया। अब यहां अगर इसको हमने प्लस आवेश दिया, इधर माइनस आवेश, इधर माइनस आवेश, गले में थोड़ी प्रॉब्लम, माइनस आवेश। अब यहां पर प्लस आवेश है, उधर माइनस आवेश है, तो यहां आपका एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। जैसे ही यहां पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास वाली कक्षाओं में थे, इनके बीच जो प्रबल आकर्षण बल लग रहा था, बहुत दृढ़ता के साथ उनके पास थे। अब क्या होगा? बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित होने से इनकी कंडीशन बदलेगी। कैसी कंडीशन बदलेगी? हम इसी प्लेट को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से इनकी सिचुएशन कैसे बदलेगी। ये प्लस आवेश ही रहा, ये माइनस आवेश रहा बेटा इस पर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र कंटिन्यू कैसा है? प्लस से माइनस की ओर बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब हमने क्या किया कि जैसे इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया, मतलब इस परावैद्युत पदार्थ को हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो क्या होगा? जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो धन आवेशित प्लेट की ओर हल्के से विक्षेपित हो गए। ठीक है। उसके बाद में जो नाभिक है, नाभिक ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो गया, या यूं बोलिए कि
कि नाभिक अपने स्थान पर बना रहा, नाभिक अपने स्थान पर यानी कि धनावेश अपनी जगह पर रहा, ठीक है, ये धनावेश अपने स्थान पर रहा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे वो धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो गए। अगर धन आवेश की ओर यानी कि धन आवेशित प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन विक्षेपित हो रहे हैं, मतलब इनके और इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल। और इसके और इसके बीच में इधर भी तो आकर्षण लगेगा, इधर भी तो आकर्षण लगेगा, तो इसलिए ये हल्का सा इधर विक्षेपित हो गया इस तरीके से। अब जो इनकी आकृति है वो हल्की सी फैल जाती है, इस तरीके से आकृति हो गई। जो परमाणु है उसकी आकृति इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे एक और विक्षेपित हो गए। अब विक्षेपित हो गए तो इनके बीच में बेटा स्पेस हो गया, कुछ दूरी हो गई हल्की सी, यानी कि इसी को हम कहते हैं बेटा ध्रुवण। यानी कि क्या हुआ, यहां पर एक जो सिरा है वो आपका हो गया धनावेशित और एक सिरा हो गया ऋणावेशित, तो इसी को हम कहते हैं क्या, ध्रुवण। क्या बोलते हैं, ध्रुवण। तो ये परावैद्युत पदार्थ का क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। अच्छा, यहां से हम थोड़ा वैद्युत क्षेत्र अभी यहां से ऐसे कर देते हैं, इतना वैद्युत क्षेत्र नहीं था। फिर हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र लगाया। अब वैद्युत क्षेत्र लगाया, वाह्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक, और वाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन आ गई। अब यहां पर अगर हम वाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएं, वाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा दें, तो बढ़ाने से क्या होगा, इनके बीच की ये जो दूरी है ये बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। चलिए, अभी जो इनके बीच ये दूरी हुई, इसकी वजह से एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सही है बेटा। अरे आंतरिक वैद्युत क्षेत्र आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, हमेशा याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अगर इसका ध्रुवण हो गया तो यहां पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा रहेगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यहां हमने देखा बेटा कि वाह्य वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी, वाह्य वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी वो थी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, यानी कि धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ उसकी दिशा रही धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र किस में उत्पन्न हुआ, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न हुआ। अब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा को कम कर देगी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र को कम कर देगी, यानी कि इसके परिमाण को, क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है और दिशा विपरीत में होने की वजह से इसके परिमाण को कम कर देगी। अब इस सिचुएशन में जब हम बेटा परावैद्युत पदार्थ को, किसी भी परावैद्युत पदार्थ को हम जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो उसका जो विभवांतर है वो कहीं ना कहीं नियत हो जाता है। क्यों नियत हो जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कम हुआ, विभवांतर B बराबर होता है ED। अब अगर वैद्युत क्षेत्र कम हुआ, जैसे ही हमने किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को रख दिया, उसका हुआ ध्रुवण, ध्रुवण हुआ, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान को कम किया तो यहां पर बेटा वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो ऑटोमेटिक इसका भी मान कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उसका जो विभवांतर है, प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो नियत हो जाता है, एक निश्चित मान पर हो जाता है। सही है। इसके बाद में हमने बेटा क्या किया कि अगर हम अब वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे और वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तब क्या होगा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो ये बेटा ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब इनके बीच की जो दूरी है
इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ने लगेगी। इलेक्ट्रॉनों और नाभिक यानी कि धनावेश के बीच की दूरी जो होगी वो बढ़ने लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक से दूर होते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर हम लगातार बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान लगातार बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दूरी लगातार बढ़ी और दूरी अगर लगातार बेटा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मान हमने बढ़ाया, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा तो जो परावैद्युत पदार्थ के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, पहले तो परमाणु का ध्रुवण हुआ और परमाणु जब ध्रुवित हो गया और फिर अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान और बढ़ाते रहें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये छोड़कर इसके परमाणु की कक्षा को छोड़कर चला जाएगा, यानी कि इस परमाणु से अलग हो जाएगा। बेटा अगर इस नाभिक के आसपास वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो इसकी स्थायी कक्षा में रहता है, अगर ये इससे चला गया तो ये किधर जाएगा? ये धन आवेशित प्लेट की ओर चला जाएगा। धन आवेशित प्लेट की ओर जाने का मतलब है कि ये एक अपने पथ का निर्माण कर लेगा, यानी कि सीधा सीधा इसका पथ हो जाएगा, धन आवेशित प्लेट की ओर ये चला जाएगा। तो इस चले जाने पर होगा क्या? ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका भंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंजन हो जाएगा। भंजन का मतलब कहीं ना कहीं ये नष्ट हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ यानी कि नष्ट होने का मतलब है कि इसके जो भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब निकल जाएंगे, परमाणु से नाभिक से बहुत दूर चले जाएंगे, मतलब इसी को कहते हैं भंजन। क्या बोलते हैं? भंजन। क्या बोलते हैं? भंजन। मतलब जब किसी परमाणु से, परावैद्युत पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाता है, यानी कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसी को हम बोलते हैं भंजन। यहां से ये भंजन हो गया। अब ये भंजन हुआ क्यों? ये भंजन हुआ बेटा वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाने पर। वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाने पर हुआ भंजन। अब वैद्युत क्षेत्र के मान को अगर बढ़ाने पर भंजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो परावैद्युत पदार्थ है एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र के मान को ही सहन कर सकता है बिना भंजित हुए, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसे छोड़कर चले जाने से पहले तक जितना भी वैद्युत क्षेत्र होगा उस पर यह क्या करेगा? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान आप बढ़ाएंगे तो इसका जो ध्रुवण हुआ, जो पहले दूरी कम थी वो दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? भंजन। तो यहां पर परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा बेटा क्या रहेगी? परावैद्युत सामर्थ्य क्या रहेगा? इसकी परिभाषा संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन
कर सके, परावैद्युत पदार्थ की बिना भंजन के सहन कर सके, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। किसी भी परावैद्युत पदार्थ को जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं विभवांतर को कम करने के लिए, तो जैसे ही हमने किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा तो उसका विभवांतर एक नियत मान तक कम हो जाता है, यानी कि विभवांतर निश्चित हो जाता है। अब इसके बाद में क्या हुआ, विभवांतर अगर हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान अगर बढ़ा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने से जो परावैद्युत पदार्थ का पहले ध्रुवण हुआ था, जिसके कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसने बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान को कुछ कम किया, जिससे वैद्युत विभवांतर कम हुआ, वो क्या होता है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने से और लगातार बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक की जो पास वाली कक्षाओं में थे पहले कुछ दूर हुए, मतलब पहले क्या हुआ, ध्रुवण हुआ, वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे बहुत दूर चले जाते हैं, मतलब परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। परमाणु से बाहर निकल जाएंगे मतलब परमाणु आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है। परमाणु क्या होगा, आयनित हो जाएगा, आयनित हो जाता है। समझिए, ये जो परावैद्युत पदार्थ के जो परमाणु होंगे, जब इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो परावैद्युत पदार्थ का परमाणु जो है कैसा हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। आयनित होने से पहले तक जितना इसके पास, मतलब जितना ये वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता था, उसी को परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। तो अथवा में हम लिख सकते हैं, अथवा में हम लिख सकते हैं क्या, अथवा, अथवा में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा को बेटा, अथवा में क्या लिख सकते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए ऐसे लिखते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना आयनित हुए सहन कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। ऐसे भी इसको कह सकते हैं। इसी आयनित होने को ही तो हम भंजन कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, भंजन। ठीक है, अब इसके बाद में ये हो गया परावैद्युत सामर्थ्य कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य क्या होती है, यानी कि भंजन क्या होता है। भंजन का मतलब है कि जब परावैद्युत पदार्थ का परमाणु आयनित हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, भंजन बोलते हैं। तो यहां पर अब एक परिभाषा और पूछी जाती है, भंजक विभवांतर। तो इसको बेटा साफ करें, इसको साफ करें, इसको साफ करें। यस,
भंजक विभांतर। अब भंजक विभांतर क्या है? तो बेटा हम लोगों ने इस डेफिनेशन में ये जाना कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं तो वैद्युत विभव बढ़ रहा है, क्योंकि वैद्युत विभांतर जो था वो कहीं ना कहीं परावैद्युत पदार्थ के रखने पर एक निश्चित मान को प्राप्त हो गया, मतलब एक फिक्स वैल्यू हो गई। किसी भी परावैद्युत पदार्थ को जब संधारित्री की प्लेटों के बीच रखते हैं तो उसका वैद्युत जो विभांतर है वो कम होता जाता है और एक निश्चित मान तक कम होता है, उसके बाद में फिक्स हो गया। अब अगर हम विभांतर को बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो परावैद्युत पदार्थ का एक अधिकतम वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि परावैद्युत पदार्थ का जो परमाणु है वो भंजन हो जाएगा, मतलब परावैद्युत पदार्थ का परमाणु आयनित हो जाएगा, मतलब उस परावैद्युत का भंजन हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम अब भंजक विभांतर भी कहेंगे। कैसे? यहां पर डेफिनेशन है भंजक विभांतर, विभांतर या विवांतर, विवांतर, विवांतर या विभांतर। ठीक है, वैसे बोला तो सीधा सीधा ऐसे ही जाता है कि विभांतर तो विभांतर। ठीक, विभव में अंतर को हम बोलते हैं विभांतर। तो किस तरीके से? संधारित्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभांतर, अधिकतम विभांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ, जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन, परावैद्युत पदार्थ का भंजन हो जाए, यानी कि परावैद्युत पदार्थ का जो परमाणु है आयनित हो जाए। ठीक है, उसे भंजक विभांतर कहते हैं, उसे भंजक विभांतर कहते हैं। अब यहां पर भंजक विभांतर हो गया, परावैद्युत सामर्थ्य हो गई। बेटा परावैद्युत पदार्थ तो कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई पदार्थ होते हैं जिनको हम परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, कोई एक पदार्थ तो है नहीं। तो यहां पर क्या हम जब पदार्थ बेटा अलग अलग हैं तो विभांतर का मान, जिसको हम भंजक विभांतर बोलते हैं, ये भी तो अलग होगा। अगर परावैद्युत पदार्थ कई होते हैं तो उनके लिए भंजक विभांतर का मान, भंजक या भंजन विभांतर का मान अलग होगा। ठीक है, इसके बाद में उसकी सामर्थ्य भी अलग अलग होगी। तो यहां पर हम नोट में लिख सकते हैं क्या? भिन्न भिन्न परावैद्युत, भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थों के लिए परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य कामा भंजक विभांतर, भंजक विभांतर। अच्छा, ये भंजन या भंजक बात एक ही होती है बेटा, भंजन विभांतर या भंजक विभांतर। ठीक है, विभांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, मतलब जैसे पदार्थ
अलग अलग पदार्थ के लिए, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ होगा अलग अलग के लिए उसका मान भी अलग अलग ही होगा। ये दोनों मान अलग अलग होंगे बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में हमने ये जान लिया बेटा भंजक या भंजन विभवांतर क्या होता है, उसके बाद में परावैद्युत सामर्थ्य भी हमने जान ली। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उसका आवेशन किस प्रकार होता है और उस पर जो आवेश आएगा वो कितना होगा। चलिए तो इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग, अगली हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग हेडिंग रहेगी बेटा किसी परावैद्युत पदार्थ का आवेशन, किसी परावैद्युत पदार्थ का आवेशन। अब किसी परावैद्युत पदार्थ का आवेशन हम देखेंगे कि किस प्रकार होता है, किसी परावैद्युत पदार्थ का आवेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए बेटा किसी परावैद्युत पदार्थ का, परावैद्युत पदार्थ का आवेशन। अब किसी परावैद्युत पदार्थ का आवेशन क्या होता है, तो आवेशन किस प्रकार होगा उसको हम देख लेते हैं। पहले लिख दें यहां पर, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसकी ना लिख के जिसका लिखिए, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। अब प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी भी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके एकांक क्षेत्रफल या उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, या यूं बोल सकते हैं एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, या किसी पृष्ठ को दिए गए आवेश तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। अगर यहां पर संधारित्र है बेटा, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, कौन सा? समांतर प्लेट, एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है। अब एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है, दूसरी प्लेट को हमने जोड़ दिया बेटा पृथ्वी से। दूसरी प्लेट को किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी से जोड़कर हमने पहली प्लेट को आवेश दिया, आवेश स्रोत से कितना? प्लस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश दिया तो इसका अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लें, प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लें, तो यहां पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इसका होगा वो हो जाएगा कितना? सिग्मा बराबर प्लस सिग्मा बराबर कितना होगा? क्यू अपॉन ए, यही तो होगा। अच्छा, इस पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उतना ही आएगा, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा इक्वल क्या होगा? माइनस क्यू अपॉन ए, यही तो हो जाएगा। यानी कि आपका इस प्लेट का यानी कि एक्स और सिग्मा वाई जो होंगे उनके मान इस तरीके से होंगे। सही है बेटा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में यहां पर और भी लिखेंगे, क्या लिख दें? तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब प्लेटों के बीच की दूरी, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी होगी, हमने मान ली डी है। अब यहां हम क्या करेंगे, एक हम परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं। एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हमने रख दी, तो यहां पर लिखेंगे माना प्लेटों के बीच एक परावैद्युत
वैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है। अब अगर पट्टी रखी है तो जरा देखना बेटा, हम जो अभी सारा कुछ बता चुके हैं उसको एक बार थोड़ा थोड़ा फिर रिवाइज करते हैं। क्या, अगर बेटा हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, इधर माइनस क्यू प्रेरण के कारण आ गया, तो इसका मतलब है यहां पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसकी दिशा रही प्लस से माइनस क्यू। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हुआ होगा, परावैद्युत पदार्थ का जो ध्रुवण हुआ होगा, इनके परमाणुओं का जो ध्रुवण हुआ है, उससे क्या हुआ होगा, इधर अगर बेटा प्लस है, इस पर अगर प्लस है, इस पर अगर प्लस क्यू है और इस पर अगर माइनस क्यू है, क्योंकि प्रेरण के कारण उतना ही आवेश आया होगा। ठीक है। और विपरीत आवेश आया, तो अगर इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, तो यहां पर माइनस क्यू इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका ध्रुवण होता है तो माइनस हमेशा प्लस की ओर विक्षेपित होता है, तो यहां माइनस आवेश आया होगा, माइनस आवेश आया होगा। कितना आया होगा भाई साहब हमें अभी नहीं पता है। इधर प्लस आया होगा, माइनस की ओर प्लस आया होगा, कितना आया होगा नहीं पता, कितना आया होगा नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि जितना प्लस प्लेट की ओर माइनस विक्षेपित हुआ होगा, जितना प्लस प्लेट की ओर माइनस विक्षेपित हुआ होगा, उतना ही माइनस प्लेट की ओर प्लस विक्षेपित हुआ होगा। अगर इस धन आवेशित प्लेट ने अगर 5 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किया, संधारित्र की धन आवेशित प्लेट ने अगर 5 इलेक्ट्रॉनों को, परावैद्युत पदार्थ की बात कर रहा हूं, परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं को के 5 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किया होगा, तो सीधी सी बात है कि इस ऋण आवेशित प्लेट ने 5 धनायनों को अपनी ओर हल्का सा आकर्षित किया होगा। तो यहां पर बेटा प्लस इस ओर विक्षेपित हो गया, मतलब इस पृष्ठ की ओर, और माइनस इस पृष्ठ की ओर विक्षेपित हुआ होगा, और बराबर मात्रा में। अब ये मात्रा कितनी है हमें नहीं पता, इसको हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि इधर है बेटा माइनस क्यू डैश, इधर है माइनस क्यू डैश, और इस पर है बेटा प्लस क्यू डैश, इधर माइनस क्यू डैश और उधर प्लस क्यू डैश। ठीक है। अब अगर हम बोलें कि बेटा प्लेटों के बीच निर्वात में वैद्युत क्षेत्र, तब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात में वैद्युत क्षेत्र। अब प्लेटों के बीच निर्वात में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ई नॉट इक्वल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, सिग्मा इक्वल होता है कितना, क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल होता है कितना, क्यू अपॉन ए, तो ये ई नॉट इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सही है, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालना चाहते हैं कि भाई इसमें भी तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, इसमें इस प्लेट यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है, इसमें भी तो बेटा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, जिसकी दिशा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, क्योंकि इधर धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है। तो यहां पर हम लिखेंगे तब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र। अब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र, तो उसको EI हमने मान लिया, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कितना होगा,
बोले आंतरिक वैद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं सिग्मा डैश और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सिग्मा डैश मान रहे हैं तो सिग्मा डैश बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा डैश इक्वल हो जाएगा क्यू डैश अपॉन ए, क्यू डैश अपॉन ए। क्षेत्रफल हमने मान लिया कि इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो बेटा इसके बराबर ही है, जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर ही है। तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो बेटा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सही है बेटा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हम लोग बेटा जानते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं ई व ई आई दिशा में विपरीत हैं। अब दिशा में विपरीत हैं तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लिख सकते हैं बेटा ई डैश, इसको ई डैश मान लिया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र को ई डैश मान सकते हैं, या आप कह सकते हो ई नेट। कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो होगा ई माइनस ई आई, ई माइनस ई आई कितना होगा, तो ई माइनस ई आई का मान ई नेट, टोटल जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, ई का मान समीकरण 1 से कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहां से अगर हम देखते हैं तो ई नेट इक्वल आपका आया क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हुआ, क्यू माइनस क्यू डैश, यही आया। इसको हम डाल देते हैं बेटा समीकरण 3। अब अगर हम मान लें यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ एक समान रूप से भरा हो। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ एक समान रूप से भरा हो, जिसका वैद्युतांक के है। अब अगर परावैद्युतांक के है तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तब वैद्युत क्षेत्र निकलेगा संधारित्र की प्लेटों के बीच, तब वैद्युत क्षेत्र निकलेगा ई, इसको हमने डाल लिया डैश, ई डैश कितना निकलेगा, बोले ई डैश निकलना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और के, इतना ही निकलना चाहिए। अरे यहां सिग्मा होगा, सिग्मा की जगह पे हमने क्यू अपॉन ए रख दिया, माध्यम का परावैद्युतांक के आ गया। किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही तो होती है, किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही तो होती है। अब ये हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला और ये वैद्युत क्षेत्र निकला, समीकरण 4 और समीकरण 3। ये बेटा उसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हैं जिसमें हमने परावैद्युत पदार्थ को रखा। ये कुल वैद्युत क्षेत्र, ये भी कुल वैद्युत क्षेत्र उसी संधारित्र के बीच है जिसकी बात यहां पर हो रही थी। यहां पर हमने सिर्फ पट्टी को रखा, यहां पर एक समान रूप से हमने भर दिया, सिर्फ चेंजिंग क्या की कि एक समान रूप से परावैद्युत पदार्थ को भर दिया। संधारित्र वही है, तो वही है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के बीच जो कुल वैद्युत क्षेत्र है वो आपस में बराबर होना चाहिए।
ई नेट यानी कि टोटल वैद्युत क्षेत्र बराबर होना चाहिए ई डैश। ठीक है, और ये अगर दोनों बराबर होने चाहिए तो बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस यहाँ Q डैश कर दीजिए। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और A इक्वल इधर आपका क्या है, इधर है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K, इतना है। अब इतना है, यहां से जो कॉमन टर्म है वो तो बेटा जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A चला गया, बचा क्या, तो बचा है आपका क्या, तो बचेगा आपका Q माइनस Q नॉट इक्वल Q अपॉन K। यहां से सॉरी Q नॉट कहां से आ गया, Q नॉट कहां से आ गया, Q डैश माना था, सॉरी ये Q डैश माना था, कितना माना था, Q डैश माना था। तो Q डैश Q माइनस Q डैश इक्वल Q अपॉन A। तो यहां से अगर हम बेटा Q डैश की वैल्यू निकालेंगे तो Q डैश इक्वल कितना हो जाएगा, तो आपका ये Q माइनस Q अपॉन K इतना होगा, Q माइनस Q अपॉन K, Q माइनस Q अपॉन K। अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं Q डैश इक्वल, Q कॉमन ले लें बेटा, तो आपका 1 माइनस 1 अपॉन K, 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, यहां पर हम पहुंच गए, यानी कि Q डैश की वैल्यू आई है Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। अब K के मान पर निर्भर करेगा कि Q डैश का मान कितना होगा, K के मान पर निर्भर करेगा Q डैश का मान कितना होगा। अब K के मान पर हम निर्भर करेगा तो हम इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके देख लेते हैं। क्या इधर उधर, क्या मतलब इधर उधर का मतलब क्या है, अरे भाई K की वैल्यू को देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू के आधार पर हमें पता चलेगा कि Q डैश का कितना कितना होगा। इसकी वैल्यू के आधार पर पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए, अब अगर हम बेटा हम लोग जानते हैं चूंकि K की वैल्यू केवल वायु या निर्वात के लिए 1 होती है, अन्य किसी माध्यम के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी होगी। K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब हम कह सकते हैं, जब बेटा K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 100% आपका, तब 100% आपका जो Q डैश होगा वो Q से छोटा होगा, Q डैश जो होगा Q से छोटा होगा, मतलब परावैद्युत पदार्थ पर आवेश कम रहेगा, अर्थात परावैद्युत पर आवेश कम रहेगा, परावैद्युत पर आवेश कम रहेगा, मतलब इसका आवेशन जो होगा उस पर आवेश कम रहेगा। आवेशन तो होगा लेकिन आवेश की मात्रा संधारित्र की प्लेटों की अपेक्षा कम रहेगी। लेकिन अगर हम बेटा बात करें किसी धातु के लिए, किसी धातु की प्लेट के लिए, अब किसी धातु की प्लेट के लिए K का मान तो अनंत होता है, किसी धात्विक प्लेट के लिए K का मान अनंत होता है। अब किसी धात्विक प्लेट के लिए जब K का मान अनंत होता है, अगर किसी ने ये वीडियो K का मान किस प्रकार बनता है, किस प्रकार निर्भर करता है, कहां से आता है, तो अगर किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आराम से सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक और निर्भरता। ठीक, उससे आप इसको देख सकते हैं। तो K का मान किसी धात्विक प्लेट के लिए अनंत होता है। जब K का मान किसी धात्विक प्लेट के लिए अनंत होता है तो यहां पर अनंत रख देंगे, तो बेटा Q डैश, तब Q डैश इक्वल, Q तो है बेटा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन अनंत होगा। अच्छा, 1 अपॉन अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये आपका Q डैश इक्वल हो जाएगा Q
मतलब इस कंडीशन में आवेश बराबर होगा इस अवस्था या स्थित, इस अवस्था या स्थित, इस स्थित में आवेशन समान होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये था बेटा परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर, भंजक क्या होता है, उसके बाद में किसी परावैद्युत पदार्थ का आवेशन किस प्रकार होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम रहेगा अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख दिया जाए, एक पट्टी को रखा जाए, दो पट्टी को रखा जाए, तीन पट्टी को रखा जाए, तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।